Jai Hind student. Last class what we did was the chapter explanation of how daddy was always late. That was our chapter 1. How daddy was always late. I'll give you a brief story today also. It is that this story is being narrated by a daughter. As we know, writer herself is a daughter, and she is giving us this story about her daddy, how his daddy was always late for everything. So narrator herself is a daughter, and she is explaining us this story. Now the story goes like this, that this daddy was always late to school, and he never reached his school in time, and other children in his class always reached the school in time. Every evening same old story, like every evening क्या होता था कि जब डैडी स्कूल से वापस आते थे तो उन्हें वही सारी चीज़ें वो रिपीट होती थी उनके साथ। जब वो स्कूल जाकर वापस आते थे क्या होता था कि वो अपनी कोई दूसरी किताब पढ़ने बैठ जाते थे, एनी अदर इंटरेस्टिंग बुक अदर देन हिज लेसन्स। सो और उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, मतलब उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा नहीं, डैडी के ग्रैंडमा ग्रैंडपा नहीं, राइटर जो हमें नरेट कर रहा है स्टोरी, उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा मतलब डैडी के पेरेंट्स। अंडरस्टूड? तो राइटर के तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ही हुए, इसीलिए यहाँ पे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हमें बताया गया है। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जो है वो लिटिल डैडी को क्या बोलते थे कि भाई होमवर्क करने बैठ जाओ, होमवर्क करने बैठ जाओ, लेकिन वो बैठता नहीं था। फिर वो अपनी किताबें पढ़ता रहता था, और फिर फाइनली ग्रैंडमा और ग्रैंडपा गुस्सा होके उसके पास से वो बुक्स ले लेते थे, तो वो रोने बैठ जाता था और ज़िद करता था कि वो बुक्स उसे वापस चाहिए। फिर उसको क्या होता था कि वो ज़बरदस्ती होमवर्क करने बैठता था। फिर जब तक वो होमवर्क करने बैठता था तब तक बहुत लेट शाम यानी कि लेट इवनिंग यानी कि बहुत देर रात ऑलमोस्ट हो जाती थी, तो उसका होमवर्क बहुत ख़राब होता था। नॉट एग्जैक्टली ख़राब, बट लाइक वेग होमवर्क होता था। वेग इन सेंस के विथ परफेक्शन नहीं होता था उसका होमवर्क। जितना कंसंट्रेशन के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और हम लोग होमवर्क कर पाते हैं, उतने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ और उतना अच्छा डिटेल्ड होमवर्क वो नहीं कर पाता था। उसको अपने लेसन्स की जानकारी भी नहीं होती थी, क्योंकि वो हमेशा क्लास के लिए लेट पहुंचता था। फिर क्या होता था कि वो जब होमवर्क करने बैठता था तो होमवर्क करते करते उसको नींद आ जाती थी, फिर सुबह वो उठ नहीं पाता था। होमवर्क करते करते इतना लेट हो जाता था कि वो सोने भी लेट जाता था, तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठ नहीं पाता था। तो वो उठता नहीं था टाइम से, तो फिर वो जैसे तैसे नहा के जैसे तैसे अपना बैग पैक करके स्कूल पहुंचता था, और जब तक स्कूल पहुंचता था तब तक उसके नए सब्जेक्ट्स के लेसन स्टार्ट हो चुके होते थे। और जब लेसन स्टार्ट हो चुके होते थे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। ही वॉज ऑलवेज इन कन्फ्यूज स्टेट। उसको समझ में नहीं आता था कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है क्लास में बैठ के। वो अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे फ्रेंड्स को आसपास में देखता था कि वो सारे ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था क्लास में बैठ के कि उसको क्या करना चाहिए था। तो इस चैप्टर में हमें यही सीख मिलती है कि हमें टाइम का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, टाइम की इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए। फिर उसके फ्रेंड्स भी, जब वो बड़ा हुआ तो वो स्कूल के लिए, फिर कॉलेज के लिए, फिर अपने काम के लिए, हर चीज़ में वो लेट पहुंचा, और उसकी इसी आदत की वजह से लिटिल डैडी ने बहुत सारी चीज़ खो दी है अपनी लाइफ में। उसको मिली नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए थी, जो वो पा सकता था वो अच्छे से वो पा नहीं सका है। ओके, तो फिर उसके फ्रेंड्स भी उसके मजाक बनाते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, एंड नाउ विल प्रोसीड विथ फ्यू एक्सरसाइजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 3, राइट? फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन A1. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है,
एक्सरसाइज नंबर A1 जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट आंसर्स। फाइन। नाउ फर्स्ट इज Little Daddy was different from all the other children because अभी यहाँ पे हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि लिटिल डैडी जो थे वो बाकी सारे बच्चों से कुछ अलग थे। क्यों अलग थे? तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, दे ऑल केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, दे डिड नॉट रीड बुक्स, लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट फॉर द स्कूल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, they all came to school before the bell rang. The bell rang means स्कूल में जब घंटी बजती थी कि क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले ही बाकी सारे बच्चे पहुंच जाते थे और लिटिल डैडी नहीं पहुंचता था। क्या ये आंसर है? नो, दे डिड नॉट रीड बुक्स। बाकी सारे बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते थे, ऐसा भी नहीं था। ऑप्शन सी, लिटिल डैडी was always late for school. Yes, this is the option कि लिटिल डैडी हमेशा ही स्कूल पे लेट पहुंचते थे। ओके, लिटिल डैडी was always late for school. So this is the answer. This is what made him different from the other students, that he was always late for the school and never reached the school in time. Okay, again, little daddy was different from all the other children because little daddy was always late for school. Now question number 2, choose the correct option number 2. Now we will have to see this question very carefully. This is not the reason. This is not the reason. Sorry. This is not the reason why the grandpa or grandparents would lose their patience with little daddy. Options are, option A, he wouldn't keep the book down. Option B, he wouldn't do
his homework. Option number C, he would weep. Now as I said that we are supposed to be very careful while marking this answer because a note is given here. This is not the reason why the grandparents would lose their patience with little daddy. अगर ये नोट नहीं होता तो ये आंसर होते, हमारे ए और बी हमारे आंसर होते। ये नॉट की वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। पहला मीनिंग बिना नॉट वाला जो मीनिंग है वो मैं आपको पहले समझाऊंगी। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई द ग्रैंड पेरेंट्स वुड लूज देयर पेशेंस विथ लिटिल डैडी। एक ऐसा रीज़न बताओ जिसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स अपने पेशेंस लिटिल डैडी के ऊपर खो देते थे। ओके, वुड लूज इट, अंडरस्टूड। और नॉट लगाने से कि ये एक ऐसा कारण नहीं है, इज़ नॉट अ रीज़न कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को उसके ग्रैंड पेरेंट्स अपना पेशेंस लूज करते थे, ये एक ऐसा रीज़न नहीं है। सो जब लिटिल डैडी रोने बैठता था, व्हेन ही वुड वीप, वीप मीन्स क्राई, वीप मीन्स क्राई। ओके, जब लिटिल डैडी रोने बैठता था तब उस वक्त उसके ग्रैंड पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आता था या फिर वो अपने पेशेंस नहीं खोते थे, अंडरस्टूड। बाकी ये जो दो रीज़न है उसकी वजह से उनके पेशेंस खो जाती थी। क्या थी? ही वुडंट कीप द बुक डाउन, अगर वो किताब नीचे नहीं रखता था तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता तो वो अपने पेशेंस खो देते थे। ही वुडंट डू हिज होमवर्क, येस, अगर वो अपना होमवर्क नहीं करता था तब भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा गुस्सा आता था और वो अपने पेशेंस खो देते थे। गॉट इट? दिस इज फॉर द पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3, now point number 3 is little daddy did his homework in a days, because days का मतलब हमने पढ़ा था नींद में करते थे। लिटिल डैडी डेज मीन्स नींद में करते थे। क्यों? ऑप्शन ए, ही फेल्ट स्लीपी। ऑप्शन नंबर बी, he wanted to finish it फास्ट, उसको बहुत जल्दी जल्दी होमवर्क ख़त्म कर लेना था। क्या ये रीज़न था? नो, his parents scolded him। फाइन, तो लिटिल डैडी did his homework in a days because he felt sleepy, क्योंकि उसको बहुत सारी नींद आने लगी थी, इसीलिए लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क इन अ डेज बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी। क्या होता था? लेट शाम तक वो किताब पढ़ते रहता था, कोई दूसरी किताब, नॉट द स्कूल की, बट वो बहुत दूसरी किताबें वो पढ़ते रहता था। फिर वो किताब पढ़ने के बाद उसको छोड़ के वो होमवर्क करने बैठता था एकदम लेट रात को, देर रात को, तो उसको तब तक नींद आने लगती थी। सो ही फेल्ट स्लीपी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस वाज एक्सरसाइज A1। and now we will do exercise A2 given in the book page number 3। exercise A2 हमें क्या बोलता है? here is a table showing cause and effect। कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज मतलब कोई चीज़ हुई है, कोई घटना घटी है और उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई है। ओके,
so cause and effect. It shows why little daddy did not do well at school. Write the missing statements. इसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में जहाँ जहाँ मिसिंग स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करनी है. ओके, और हेडिंग दिया हुआ है कॉज और यहाँ पे इफेक्ट. पहली स्टेटमेंट जो हमें कॉज के अंदर दी हुई है, लिटिल डैडी did his homework at the last minute. और इसका ये कॉज है, ये घटना घटी है, दिस इज द कॉज, और हमें उसका इफेक्ट लिखना है. और नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है. He was always late for school. थर्ड में हमें फिर से कॉज दिया हुआ है और हमें इफेक्ट लिखना है. He often missed the teacher's explanation of a new subject. Fine. Point number 1, little daddy did his homework at the last minute. तो इफेक्ट क्या हुआ, he never did it well. वो हमेशा लास्ट मिनट में अपना होमवर्क करता था, उसके कारण होता क्या था उसके साथ कि वो अपना होमवर्क कभी भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता था. सो हियर आंसर इज ही नेवर डिड इट वेल. मैं आंसर को अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि पता चले कि टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है और ये आंसर है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट हमें दिया हुआ है कि उसकी वजह से क्या होता था. ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. ये इफेक्ट है कि वो हमेशा इस कारण की वजह से स्कूल लेट पहुंचा था. हमें यहाँ पे कॉज लिखना है, कारण, रीज़न देना है. ही वुडंट गेट अप अर्ली. वो जल्दी नहीं उठता था. ही वुडंट गेट अप अर्ली. वो सुबह जल्दी नहीं उठता था, इसीलिए वो हमेशा स्कूल में लेट पहुंचता था. Correct? Now the third point, he often missed the teacher's explanation of a new subject. वो टीचर के एक्सप्लेनेशन हमेशा मिस कर देता था. ये रीज़न ये कॉज है, हमें इफेक्ट लिखना है कि इसके कारण क्या होता था, उसकी लाइफ में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट था, क्या इफेक्ट था. This made it hard for him to understand what the rest of the students were doing in class. Okay, this made it hard for him to understand what the rest of the students were doing in class. तो वो क्या करता था, क्या होता था कि वो लेट पहुंचता था, तो वो हर रोज़ वो जो नया सब्जेक्ट शुरू होता था क्लास में, उसकी आगे की एक्सप्लेनेशन या टीचर की इंस्ट्रक्शन
कुछ ना कुछ वो मिस कर देता था। वो मिस कर देता था, उस कारण से क्या होता था कि दिस मेड इट हार्ड फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन क्लास। इससे क्या होता था कि उसको तकलीफ़ होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी ये समझने में कि क्लास में दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं या टीचर ने उन्हें क्या स्टार्ट करने के लिए कहा है। फाइन, ये था पेज नंबर 3 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू सम वर्ड मीनिंग जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, but I would like you to write it in your note copy and learn them also, so that you get used to with those words और उसे आप अपनी लाइफ में भी कभी कभार यूज़ कर सके, या कभी भी आप किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन में आ जाते हो और आपको अगर कोई अच्छे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ जाए तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश to increase your vocabulary daily. So we will do word meanings here. First, good for nothing. ये हम बहुत सारी बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में टीचर बोलती है हिंदी में, कोई किसी काम का नहीं है ये लड़का. सो दिस इज गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग मीन्स एन अनप्रोडक्टिव मीन्स कि उसके पास से कोई रिजल्ट नहीं आता है या वो कोई आउटपुट नहीं दे पा रहा है जितना वो केपेबल है, लेकिन he or she is not been able to give the output as much as she or he can. So that is why an unproductive and irresponsible person. Irresponsible person means अपनी जवाबदारी भी नहीं समझता है. जैसे यहाँ पे लिटिल डैडी को समझ में नहीं आता था कि उसे अपने होमवर्क की जवाबदारी खुद लेनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद लेनी चाहिए और उसे होमवर्क कंप्लीट करके रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर हिज गुड, इट इज़ फॉर हिज बेनिफिट, लेकिन वो नहीं समझता था. सो irresponsible person. So these are few words we can use in our daily lives also. Okay, now second meaning, offended. Offended का मतलब क्या है? अपसेट रहना, अपसेट या फिर डिसप्लीज्ड. डिसप्लीज्ड, ऑफेंडेड फीलिंग करना मीन्स हमें किसी और से थोड़ा अपसेट रहना, यानी कि वी डोंट लाइक द वे पीपल टीज अस. टीजिंग मीन्स हमें जिस तरह से चिढ़ाते हैं. अगर कोई क्लास में हमें चिढ़ाता है तो जैसे कि लिटिल डैडी को सब क्लास में चिढ़ाते थे, क्यों? तो वो हमेशा लेट आता था इसकी वजह से, तो वो थोड़ा इस चीज़ से अपसेट रहता था दूसरे बच्चों से. और वो डिसप्लीज मीन्स वो हमेशा थोड़ा अलग फील करता था या फिर उसको थोड़ा मज़ा नहीं आता था इन शॉर्ट. सो ही वॉज फीलिंग अपसेट और डिसप्लीज्ड. किसी से प्लीज्ड रहना मीन्स वो आपके लिए कुछ कर रहे हो और आप उसके लिए थोड़ा अच्छा महसूस करते हो, यू फील प्लीज्ड फॉर दैट पर्सन. और वो अगर आपके लिए कुछ ख़राब करता है, वो आपका कुछ ख़राब करता है, तो आप उसके लिए डिसप्लीज्ड फील करते हो. ओके, थर्ड पॉइंट, इन अ डेज. All these meanings are given in your textbook page number 1 and 2. Okay, I'm just trying to explain you this meaning so that if you are going through this chapter, so you can understand these words better. In a daze, in a confused state, in a
कंफ्यूज्ड स्टेट। नींद में अगर वो काम करता है तो ऑब्वियसली उसका दिमाग 3-4 जगह घूमता रहता है, राइट। एक, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके ऊपर उसके पेरेंट्स उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। दूसरा, होमवर्क कंप्लीट कब होगा, होमवर्क में करना क्या है, क्योंकि टीचर की इंस्ट्रक्शन तो उसने सुनी नहीं थी अच्छे से। सो ही डिड हिज होमवर्क इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। फोर्थ, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड इज टायर्ड, थका हुआ। फिफ्थ, मम्बल्ड। यह हम लोग के साथ होता है बहुत बार। कब होता है बताती हूँ, चलो मीनिंग लिख लेते हैं पहले। स्पीक इन अ क्वाइट एंड अनक्लियर वॉइस। क्या होता है, मम्मी ज़ोर ज़ोर से डांटती है, ये उठाओ वो उठाओ, ये करो वो करो, आप अपने कंप्यूटर गेम में लगे हुए हैं। हाँ हो जाएगा मम्मी, होता है ना। सो मम्बलिंग, दैट इज कॉल्ड मम्बल, मीन्स टू स्पीक इन क्वाइट एंड अनक्लियर वॉइस। अनक्लियर मीन्स मम्मी तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। सो स्पीक इन क्वाइट, आपने लो वॉल्यूम में बोला थोड़ा, ताकि मम्मी के कान पे पड़े नहीं और आपको ज़्यादा डांट ना पड़े। सो मम्बलिंग, वी जनरली डू दिस, राइट। So we can use such words in our real life also. So and if we use such words in our real life, it will increase our vocabulary and our communicative power also. कि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम 2-4 वर्ड ऐसे यूज़ कर दें तो उसके ऊपर अच्छी इंप्रेशन भी पड़ जाएगी, राइट। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ, डोज्ड, started to sleep. Dozing means almost like बस अब तो सो ही गया वो, ऑलमोस्ट बस तकिए पे सिर रखने की ही देरी है। सो डोज्ड, स्टार्टेड टू स्लीप। मीनिंग नंबर 7, awful, वेरी बैड, बहुत बुरी आदत, हैबिट, वेरी बैड हैबिट यानी कि ऑफुल हैबिट, खराब। ऑफुल का मतलब इज खराब, वेरी बैड खराब आदत होना। यहाँ पे लिटिल डैडी की हमें खराब आदत के बारे में ही जानने मिला है कि उसकी बहुत ही खराब आदत थी कि वो हमेशा हर चीज़ में लेट पहुँचता था, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। व्हाट वी डिड वाज चूज द करेक्ट ऑप्शन और फिर कॉज एंड इफेक्ट what is given in page number 3 of your textbook, and we did few word meanings, right? Thank you so much.